हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर एमसीक्यू सीरीज। अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमिक इश्यूज कर लिए हैं, अभी तक आप लोगों ने पॉलिटी कर ली है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द एमसीक्यूज ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग इसमें भी थीमेटिक उसमें ही चलेंगे पैटर्न में। आज हम जो एमसीक्यूज करेंगे वो रहेंगे आपके दी थीम ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपकी जो रिवीजन है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उनको आप एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीयर, कम्युनिटी डायनामिक्स या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो नॉर्मली होता क्या है, किसी भी जगह पर मान लो अभी भी कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपल अ बेयर रॉक। फिर उसमें क्या है, कोई पायोनियर कम्युनिटी आती है, फिर एक्स टाइप ऑफ कम्युनिटी, फिर वाई टाइप ऑफ कम्युनिटी, फिर जेड टाइप ऑफ कम्युनिटी एंड अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। दिस होल पैटर्न इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि एवोल्यूशन हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं है और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसी है, इसमें आपके फॉरेस्ट से हैं। तो इसको पूरे को हम कहते हैं फिनोमेना को इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर इस पूरे सीक्वेंस की बात करें कि इसके बाद पायोनियर कम्युनिटी आएगी, इसके बाद एक्स टाइप आएगा, वाई टाइप आएगा, जेड टाइप आएगा और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी, ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है इसको हम लोग कहते हैं सीयर। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज कि एक के बाद एक कौन सी आ रही है, दैट सीक्वेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। और सीक्वेंस में भी हर एक जो स्टेज है वो क्या कहलाती है आपकी, इट इज नोन एज द सीरियल स्टेज 1, सीरियल स्टेज 2, सीरियल स्टेज 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीरियल स्टेज अलग है, सीयर अलग है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द फिनोमिना, उसके अंदर जो पूरा सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं सीयर। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फूड चेन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अगर खुद में ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो तो अपना खाना खुद बना ही रहे हैं, तो फूड की चेन तो बन ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, ये भी नहीं है। पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ये बात ठीक है। फूड चेन का मतलब ही है कि फूड जो है एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें, यहाँ पर आपके ग्रासेस हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको हम लोग कहते हैं, फिर आपके हर्बीवोर्स आते हैं, फिर आपके कार्निवोर्स आते हैं और अल्टीमेटली आपके ओमनीवोर्स आते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि फूड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी यहाँ से लेकर यहीं तक ही ट्रांसफर होगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, यस, फूड चेन इज द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम को पहले पता हो कि आप क्या ये चीज है। इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहां पर दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जो कि लिविंग है और एक कंपोनेंट है जो कि आपका नॉन लिविंग है। लिविंग में आपके आते हैं सभी, आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए। नॉन लिविंग में आएगा आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, सनलाइट एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम में जो भी लोग रहते हैं, जो भी पर्सन्स रहते हैं, जो भी एनिमल्स रहते हैं, उनके रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज हैं वो पूरी की पूरी फुलफिल की जाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रू क्या है इसके बारे में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। देखो प्रोड्यूसर्स का काम ही खाना बनाना है और उनके बनाए हुए खाने को ही जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर्ड प्रोड्यूसर्स, कि प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है, खाने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है और बनाने वाले कम है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, देयर वुड बी इम्बैलेंस और इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये बात सही है कि प्रोड्यूसर ज्यादा है, बनाने वाले ज्यादा है और खाने वाले कम है ना। तो इससे क्या स्टेबिलिटी बनी रहती है, हार्मनी बनी रहती है, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल। सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं बल्कि आपके जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सही क्या है आपकी, ऑप्शन सी। तो यही इसका रहेगा आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखो नॉर्मली होता क्या है, एक जो आपका ट्रॉफिक लेवल है, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी ट्रांसफर होती है क्योंकि फूड यहां से लेकर यहीं तक ही जाता है।
जो ग्रासेस हैं उनको खाया जाता है बाय द हर्बीवोर्स, तो वो खाना खाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन खाना बेसिकली बनाया तो ग्रासेस ने अपने लिए था, जिन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो खाना खाने के बाद। तो जो खाना प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करी उस टाइम पर 100 किलो जूल, 100 किलो जूल पूरी की पूरी अगर ये ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? कुछ एनर्जी खुद भी तो कंज्यूम करेंगे ये। तो इसमें से जो 90% एनर्जी है ये अपने लिए कंज्यूम कर लेते हैं, तो 90 किलो जूल जो है ग्रासेस अपने लिए यूज करेंगे, बाकी जो बची 10 किलो जूल है वो आगे ट्रांसफर कर देंगे टू दी हर्बीवोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज द लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इट इज नोन एज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी की एक ट्रॉफिक लेवल से लेकर दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज होती है और सिर्फ 10% पार्ट ही एनर्जी का उस तक पहुंचता है। ठीक, तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो 10 किलो जूल इन्होंने कंज्यूम करी है, कुछ एनर्जी खुद ये भी तो अपने लिए यूज करेंगे फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द डाइजेशन एंड फॉर द अदर बॉडीली फंक्शंस। तो उसमें सिर्फ 1 किलो जूल जो होगी वो ऊपर की साइड जाएगी, जो अनदर ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी। तो ऑलवेज द लेवल ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, which of the following leaf modifications occur in the desert areas to inhibit water loss? देखो डेजर्ट में बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है, तो जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको पानी नहीं भी मिलता तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं ये हम देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करी हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वैक्सी लीव्स बना ली हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। सही बात है, वैक्सी लीव्स होती तो इवेपोरेशन थोड़ा सा कम होता है पानी का फ्रॉम दी लीफ। टाइनी लीव्स, छोटी लीव्स हैं, पानी की रिक्वायरमेंट ही कम है पूरे के पूरे पेड़ को, सर्वाइव कर जाएंगे। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स है ही नहीं कैक्टस का पेड़ जैसे कि उसमें सिर्फ कांटे ही हैं, पत्तियां है ही नहीं, तो उसकी पत्तियों की जो मेंटेनेंस होगी उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए जो पानी चाहिए होगा उसकी भी जरूरत नहीं है फिर। तो आंसर इज तीनों ही हमारे सही हैं, दे आर द लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स लिविंग इन द डेजर्ट एरियाज। पूछा क्या है करेक्ट आंसर ना, तो तीनों ही करेक्ट हैं आपके, तो आंसर रहेगा आपका डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। तो कोरल रीफ्स मेनली वहां मिलती हैं जहां पर टेम्परेचर अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, and this temperature is kind of tropical temperature. So yes, they are mainly found in the tropical waters. More than 1/3 of world's coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. सही बात है, मेनली ना आपकी वहीं पर मिलेंगी ये। ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है ना। तो सभी की नॉर्मली जो ऑलमोस्ट आपकी रीफ्स हैं वो आपको इस एरियाज में मिलती हैं। Third, coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. जो आपकी coral reefs हैं, they are also known as the tropical rainforest of the ocean. But फिर भी इनकी जो आप कह लो कि जितने एनिमल्स वो रखती है, कितनी उनकी अमाउंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। तो बोथ 3 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा भी क्या है आपसे करेक्ट ना, तो आंसर रहेगा आपका डी, 1, 2 एंड 3। ठीक, तो कोरल्स के बारे में पता हो, टेम्परेचर क्या चाहिए है, कहाँ पर बेसिकली मिलती हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ कहाँ पर है, तो ये पता हो हमें। नेक्स्ट, which of the following sites does not have coral formation? गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो अगर आप गुजरात के मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कच्छ नजर आएगा, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात। आपको गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल्स मिलेंगे, मिलते हैं। आपको गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल्स मिलेंगे, मिलते हैं। लक्षद्वीप तो बना ही बना आपका सारा का सारा कोरल रीफ से है। अंडमान निकोबार में भी आपको कोरल्स आइलैंड्स मिलते हैं। बचा क्या है, गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में आपको कोई भी कोरल फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर डिफरेंट जो रिवर्स हैं वो आती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ खंबात में कोई भी जो कोरल फॉर्मेशन है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि नॉट पूछा था। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ 2 organisms of different species for mutual benefit and where the individuals may not be able to survive separately is called। कि ऐसी इंटरेक्शन जहां पर दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमंस एंड गट बैक्टीरिया, आपके पेट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन, और ह्यूमंस उनको क्या देते हैं, रहने के लिए स्पेस और शेल्टर देते हैं।
तो ह्यूमंस को भी फायदा, डाइजेशन हो रही है, इनको भी जगह मिल रही है रहने के लिए, दोनों को फायदा है। अगर ये चले जाएंगे तो ह्यूमन की डाइजेशन नहीं हो पाएगी ढंग से, और अगर ये यहाँ से निकल गए तो उनको बाकी और टेम्परेचर में भी ना सूट करे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी और इंटरेक्शन जहां पर दोनों को फायदा पहुंचता है उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पॉजिटिव, एक को भी फायदा, दूसरे को भी फायदा। कमेंसलिज्म में आपका एक को फायदा और दूसरे को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको हम कहते हैं जीरो। पैरासिटिक में भी ऐसा ही है, एक को फायदा और एक को नुकसान। नॉन सिम्बायोटिक के ही कई सारे आपके एग्जांपल्स हैं, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका डी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हम कोरल्स की भी बात करते हैं, कोरल्स भी आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिप एनिमल है एंड एल्गी जिसका नाम है जूजेंथेले। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, सिम्बायोटिक इज वेयर बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। नेक्स्ट, द इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू। देखो हर एक स्पीशी का, हर एक स्पीशी का पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेचर में एक रोल होता है और एक पोजीशन होती है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निश। कि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो आप कहीं पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि यहीं पर ही पूरी हो सकती हैं, तो उसी से आपका जो रोल है, पोजीशन है पूरे नेचर में वो डिसाइड होता है। तो इकोलॉजिकल निश क्या है आपका, स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स अकरेंसेस ऑफ अ स्पीशी अंडर डिफरेंट कंडीशंस, या फिर इंटरेक्शन विद ऑल द ऑर्गेनिजम्स। देखो ये स्पेसिफिक हैबिटेट कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट है जहां पर आप रहते हैं, आपका वहीं से रोल डिसाइड किया जाता है, वहीं से आपका फंक्शन भी डिसाइड किया जाता है। तो आंसर इज स्पेसिफिक हैबिटेट। ध्यान रखेंगे इकोलॉजिकल निश है आपका, नॉर्मली अगर निश की बात करें तो इट इज द रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द नेचर, और वो कब पूरा हो पाएगा, जब उसके रहने की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसका स्पेसिफिक हैबिटेट, उसकी फूड निश, उसका रिप्रोडक्शन निश, इन सब की फुलफिलमेंट हो पाएगी। तो आंसर इज स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Next, which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? जैसे नॉर्मली क्या होता है, दिस इज द ट्रेंड, ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, उसके बाद उसी तरीके के कई सारे और लोग हैं कि सेम स्पीशी के और भी कई लोग जब मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, मतलब सेम स्पीशी। उसके बाद बनती है आपकी कम्युनिटी जिसमें डिफरेंट स्पीशीज के भी जो लोग हैं वो रहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज। एंड उसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम, जहां पर आपका डिफरेंट स्पीशीज भी रहती है, और यहाँ पर हम लोग जो एनवायरनमेंट वाला कंपोनेंट है ना उसको भी काउंट कर लेते हैं। अभी तक इसमें हम लोगों ने सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट ही लिया था, यहाँ पर हम बायोटिक कंपोनेंट प्लस आपका जो एनवायरनमेंट है, जो नॉन बायोटिक कंपोनेंट है उसको भी ले रहे हैं। एंड लास्ट में आता है आपका बायोस्फीयर। जब किसी इकोसिस्टम मिल जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इकोसिस्टम, आपका लैंड इकोसिस्टम, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज दैट एरिया जहां पर आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी मीटिंग होती है, तो दैट नैरो पार्ट। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका इसमें पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप का मतलब बायोस्फीयर ही हम लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। इन पांचों का क्या मतलब है ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? ये भी इकोसिस्टम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट बैक्टीरियाज की बात करते हैं। जो यूरिया है उसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, बट यूरिया के पार्टिकल्स के ऊपर हम लोगों ने नीम की कोटिंग करी हुई है, क्योंकि इससे जो हम नाइट्रोजन यूरिया में स्टोर्ड है वो धीरे धीरे करके प्लांट्स में रिलीज होती है। एकदम से रिलीज नहीं होती है कि एकदम से आपने पौधा लगाया, एकदम से फर्टिलाइजर डाला और वो खत्म हो गया उसी टाइम पर। तो धीरे धीरे करके ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, वहां पर क्या है अलग अलग लेवल पर आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस मिलती रहेगी। तो जो नाइट्रोजन रिलीज है फ्रॉम द यूरिया इट विल बी स्लोअर, क्योंकि हर एक स्टेज पर आपको फिर नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पड़ेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। यूरिया का मतलब नाइट्रोजन ही है, यूरिया फर्टिलाइजर हैज द नाइट्रोजन कंपोनेंट।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इट स्लोज डाउन, इट इज नॉट मेकिंग द फास्टर पेस। स्लो कर रहा है क्योंकि जब से लेकर, अगर आप समझिए कि अक्टूबर में आपने वीट लगाया है और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट किया है, तो आपने सिर्फ अक्टूबर या नवंबर में फर्टिलाइजर डाला होगा। वही फर्टिलाइजर क्या है आपका, अक्टूबर में भी उसको यूरिया से नाइट्रोजन मिल रहा है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी। तो ये स्लो डाउन करता है नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन बाय दी प्लांट्स। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, प्लांट्स विद ब्रीदिंग रूट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन मैंग्रोव एरियाज, डेजर्ट एरियाज, ट्रॉपिकल सवानाज या फिर टुंड्रा रीजन्स। देखो नॉर्मली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, आपके कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। अब कोस्टल एरियाज में अगर हैं तो फिर वहां पर क्या है, पानी हमेशा रहेगा और आपके जो पेड़ है वो हमेशा पानी में ही रहते हैं। तो पानी में क्या रहता है ना, आपका ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन इज लेस, इसीलिए जो इन प्लांट्स की रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, इसीलिए दे हैव टेकन अ न्यू मॉडिफिकेशन, जहां पर इनकी डिफरेंट रूट्स हैं जो कि जिनसे ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। इट इज कॉल्ड द न्यूमैटोफोर्स। ठीक, तो ये वाले एरियाज जो हैं आपके, दीज आर कॉल्ड दी मैंग्रोव एरियाज, क्योंकि यही आपके कोस्ट पर मिलते हैं, सलाइन सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं, ब्रीदिंग रूट्स हैं इनकी जिनको हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, लेकिन वो आपकी इस सॉइल से टच नहीं करती। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। हमने देखा था ना सक्सेशन में कि पहले कुछ भी नहीं होता, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई आता है। तो हमेशा जो पायनियर कम्युनिटी रहती है वो मेनली आपकी लाइकन्स रहती हैं, एल्गी अलोन नहीं है, फॉन्स नहीं है, फंगाई अलोन नहीं है, लाइकन्स है। लाइकन्स भी एक ऐसी स्पीशी है जो कि एक्ट करती है इन दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि लाइकन्स क्या है, तो ये एल्गाई और फंगाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिटीज हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी लाइकन्स इज द आंसर। Next, two places of India, Rishikulya and Gahirmatha, have become known for mass egg laying by sea turtles. Sea turtles आपकी olive turtles. Captive breeding for घड़ियाल्स नहीं, चंबल रिवर में मिलते हैं घड़ियाल आपके। Prehistoric cave painting नहीं, यूरेनियम डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं है। आपका आंसर रहेगा इसमें मास एग लेइंग बाय सी टर्टल्स। यहाँ पर मेनली जो ऑलिव टर्टल्स हैं वो आते हैं और अपने जो आप कह लो कि मास नेस्टिंग है उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है ये ऋषिकुल और गहीरमाथा जगह, ये आपकी उड़ीसा में आपको मिलेंगी, बिल्कुल कोस्ट पर है, तो वहां से इतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ओशन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। देखो हमारे यहाँ पर है ही 70% वाटर, तो लार्जेस्ट तो नॉर्मली अगर आपको वैसे ही पता है 70% वाटर है, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका ओशन। दिस इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, है ना, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। नॉर्मली क्या होता है कि पहले कुछ भी नहीं होता, फिर छोटे छोटे ग्रास आते हैं, फिर थोड़े और बड़े ग्रास आएंगे, फिर छोटे छोटे पेड़ आएंगे, उसके बाद और बड़े पेड़ आएंगे। लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ग्रासेस ग्रास ही रहेगा, वो ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसकी जो एवोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों है? रीजन है इंसेक्ट्स एंड फंगाई नहीं है, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट तो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ट्रॉपिकल एरियाज में। पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिएंट्स की कमी है, दैट मे बी द रीजन, बट दिस इज नॉट द रीजन, क्योंकि यहाँ पर आपका सनलाइट वाले ऑप्शंस में ये चीजें गलत हो जाती हैं। वाटर लिमिट्स एंड फायर, देखो एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो फायर बेसिकली लगती रहती है, तो एक तो ये रीजन है, और पानी की भी कमी है बिकॉज ऑफ द हाई इवेपोरेशन रेट। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर, क्योंकि जो आपके ग्रासेस हैं वो ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक बात है, अगर हमें पूरा बायोस्फीयर पढ़ना है तो उसके लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा छोटी छोटी यूनिट्स में। वो छोटी यूनिट्स क्या है? हमारी इकोसिस्टम। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट।
इट कंटेन्स बायोटिक कंपोनेंट्स ओनली, बायोटिक नहीं, हम अभी करके हटे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं प्लस नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स भी इसमें ऐड होते हैं, जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग की हम बात करते हैं। तो सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट। पूछे क्या आपसे करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका C1 ओनली। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इकोटोन इज द जोन ऑफ जंक्शन ऑफ 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ठीक बात है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बारिश बहुत अच्छी होती है, जैसे आप यहाँ जा रहे हैं बारिश कम होती चली जा रही है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रीज नहीं है, यहाँ पर आपकी ग्रासेस हैं पानी की कमी की वजह से। थोड़ा सा और अगर आप आगे जाओगे बारिश और कम हो जाती है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डेजर्ट, है ना। तो फॉरेस्ट से ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से डेजर्ट। तो जो ग्रासलैंड है इट इज अ काइंड ऑफ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड बिटवीन द डेजर्ट। तो यहाँ पर आपको ग्रासलैंड पर फॉरेस्ट वाली स्पीशीज भी देखने को मिल जाती हैं और डेजर्ट की स्पीशीज भी देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रासलैंड्स आर काइंड ऑफ इकोटोन, इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो इकोटोन इज जोन ऑफ ट्रांजिशन, सही बात है। इकोटोन शोज सडन डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज। देखो यहाँ पर तो स्पीशीज ज्यादा होती हैं क्योंकि फॉरेस्ट वाली भी है यहाँ पर, डेजर्ट वाली भी है यहाँ पर। तो it shows, it does not show sudden disappearance of species. This is wrong statement. First is correct statement. पूछा भी क्या है करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका A1 only। ठीक, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लेंथ ऑफ ईच बार इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अगर ये हम ट्रॉफिक लेवल बताएं तो ये हैं आपके डिफरेंट हॉरिजॉन्टल बार्स। ये जितना नंबर होगा उतना ही इसकी जो विड्थ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। सही बात है कि जो आपका ईच ट्रॉफिक लेवल है वो क्या बताता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं एक ईच ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक बात है। द हॉरिजॉन्टल बार्स इन द इकोलॉजिकल पिरामिड स्पेसिफाई ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक बात है, हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो ट्रॉफिक लेवल ही तो है ना। ये ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि कौन खाना प्रोड्यूस कर सकता है, कौन खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उनको हम लोगों ने क्लासीफाई कर देना, कैटेगराइज कर देना है। ठीक, द नंबर बायोमास एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल। देखो इनका जो नंबर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो रहा है, एनर्जी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कम होती है नॉर्मली, बायोमास भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कम है, मास मतलब उसका। तो यहाँ पर इंक्रीजेस लिखा हुआ है तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बात सही है। सबसे पहले हमेशा क्या आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 गलत है, 4 सही है। तो आंसर क्या रहे, पूछा आपसे करेक्ट ना, तो आंसर रहेगा आपका 1, 2 एंड 4। ऑप्शन बी वुड बी दी आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, एक है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन और एक है आपकी डेट्रिटस फूड चेन। अगर कोई भी फूड चेन वहां से शुरू हो रही है जो जिस पर्सन ने अपना खाना प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर से, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस को खाया आपके काउ ने, हर्बीवोर्स ने, गोट ने, और उसके बाद उनको खाया किसी और कार्निवोर ने, है ना, टाइगर ने। तो ये सब क्या है, ग्रासेस से शुरू होने वाली फूड चेन को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। अगर कोई ऐसी फूड चेन है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी पेड़ है उसकी लीफ जो है नीचे गिर गई, अब उस लीफ को जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं वो डिकम्पोज कर रहे हैं, उन बैक्टीरियाज को खाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, तो ये जो फूड चेन रहेगी उसको हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। ये शुरू होती है आपकी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रेजिंग फूड चेन डिफर्स फ्रॉम डेट्रिटस फूड चेन इन द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स। ठीक बात है, सोर्स अलग ही है। एक का सोर्स है आपका ग्रासेस और प्रोड्यूसर्स और एक का सोर्स है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इससे डिफर करता ही है ये। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा भी क्या है आपसे करेक्ट, तो आंसर रहेगा इसका सी बोथ 1 एंड 2। ठीक, तो फूड चेन क्या होती है, डेट्रिटस वाली क्या है, आपकी ग्रेजिंग वाली क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है अपने को पता हो। ठीक, ये है हमारे एमसीक्यूज रिगार्डिंग द इकोलॉजी। कल हम करेंगे डिफरेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी थीम। तो इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।